दोस्तों, भारत की पुरानी पनडुब्बियां धीरे धीरे अपनी उम्र पूरी करके रिटायर हो रही हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए चीन ने हिंद महासागर में अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी वक्त जब चीन को लग रहा था कि भारत के पास उनके पानी के नीचे हमले का कोई जवाब नहीं बचा है, यूरोप के एक ऐसे देश ने जो हमेशा से अपनी तकनीक को दुनिया से छिपा कर रखता आया है, चुपके से भारत के दरवाजे पर दस्तक दे डाली है। दोस्तों, जर्मनी, जिसने अतीत में अपनी सबसे खतरनाक तकनीकें अमेरिका और ब्रिटेन को भी आसानी से नहीं दी थी, उसने भारत को वो सौंपने का फैसला कर लिया है जिसके लिए आज रूस से लेकर चीन तक सब तरस रहे हैं। एक ऐसी तकनीक जो भारत की पनडुब्बियों को पानी के नीचे 15 दिनों तक का भूत बना देंगी। 15 दिन यानी करीब 2 हफ्ते बिना सतह पर आए, बिना हवा लिए और बिना अपना कोई निशान छोड़े। और जब दुश्मन को पता लगेगा कि भारत का शिकारी उसके ठीक पीछे खड़ा है, तब तक जंग जीती जा चुकी होगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जर्मनी, जो अपनी रक्षा तकनीकों को लेकर बेहद सख्त और सावधान रहता है, वो अचानक भारत को अपना सबसे बड़ा हथियार देने के लिए तैयार हो गया है? और क्या यह सिर्फ एक डील है या इसके पीछे चीन की उस बड़ी साजिश को नाकाम करने का कोई बेहद खतरनाक और गोपनीय प्लान छिपा है जिसने बर्लिन और नई दिल्ली को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है? दोस्तों, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें हिंद महासागर के उस नक्शे को देखना होगा जिसे चीन ने पिछले 1 दशक में अपने खून पसीने से तैयार किया है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का मकसद सिर्फ व्यापारिक रास्ते बनाना नहीं था, बल्कि भारत को समुद्र के रास्ते घेरना था। पाकिस्तान के गवादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के क्यो कर्फ्यू तक चीन ने अपने पोर्ट्स बनाए और वहां अपनी जासूसी पनडुब्बियां तैनात करने का रास्ता साफ किया। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का पनडुब्बी बेड़ा तेजी के साथ सिकुड़ रहा था। कालवरी क्लास की पनडुब्बियां आ रही थी, लेकिन पानी के नीचे के युद्ध में इतनी बड़ी खाई को पाटने के लिए वो काफ़ी नहीं थी। भारत को एक ऐसे शिकारी की जरूरत थी जो चीन की जासूसी पनडुब्बियों को उनके ही घर में जाकर मार गिराए, और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया प्रोजेक्ट 75I को। अब दोस्तों, ज़रा इस प्रोजेक्ट 75I की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि असली जादू इनकी फाइलों में नहीं बल्कि उस तकनीक में छिपा है जो जर्मनी की कंपनी सिथेनक्रुप मरीन सिस्टम्स यानी TKMS लेकर आई है। ये कोई आम पनडुब्बी नहीं है, ये है टाइप 214 का एडवांस्ड वर्जन जिसे STW ने विकसित किया है। लेकिन दोस्तों, इस पनडुब्बी की असली ताकत इसके स्टील के कवच में नहीं है, बल्कि इसके दिल की धड़कन वाले उस इंजन में है जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP कहा जाता है। दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो आज की अधिकतर पारंपरिक पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक होती हैं। इनके इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब पनडुब्बी के अंदर की बैटरियां ख़त्म होने लगती हैं तो उसे चार्ज करने के लिए पनडुब्बी को सतह के करीब आना पड़ता है या स्नॉर्कल के जरिए हवा लेनी पड़ती है। और जैसे ही पनडुब्बी हवा लेने के लिए सतह के करीब आती है, दुश्मन के रडार और सोनार उसे पकड़ लेते हैं। वो अपने छुपने की ताकत खो देती है, लेकिन AIP सिस्टम ने इस पुराने नियम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। दोस्तों, इस जादुई AIP सिस्टम में लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ये दोनों तत्व आपस में मिलते हैं, बिजली पैदा करते हैं और बदले में सिर्फ पानी और गर्मी पैदा करते हैं। यानी इंजन को चलाने के लिए बाहर की हवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नतीजा ये निकलता है कि भारत की ये नई पनडुब्बियां पानी के अंदर जाकर 15 दिनों तक गायब हो सकती हैं। 15 दिन तक समुद्र की गहराई में अंधेरे में बिना कोई आवाज़ किए, बिना कोई गर्मी के बुलबुले छोड़े। दोस्तों, दुश्मनों का सबसे एडवांस सोनार भी इन्हें तब तक नहीं सुन पाएगा जब तक ये पनडुब्बी खुद अपना हमला न कर दे। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ तकनीक होना हमारे लिए काफ़ी है? जर्मनी के पास ये तकनीक दशकों से है, तो वो भारत को क्यों दे रहा है? इसके पीछे की असली वजह बर्लिन के उस ठंडे कमरे में तय हुई है जहां यूरोप के नक्शे पर चीन का साया मंडरा रहा था। जर्मनी और यूरोप का पूरा व्यापार हिंद महासागर के रास्ते होकर निकलता है। अगर चीन ने हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमा लिया तो यूरोप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टूट जाएगी।
जर्मनी को समझ आ गया था कि हिंद महासागर में भारत को कमज़ोर छोड़ना यूरोप के लिए सुसाइड करने वाला होगा। इसलिए बर्लिन ने वो कर दिखाया है जो उसने कभी एशियाई देशों के लिए नहीं किया था। करीब 8 अरब यूरो यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए की इस महा डील में न सिर्फ पनडुब्बियां देने पर हामी भरी है, बल्कि अपने सबसे कड़े प्रतिस्पर्धियों को भी पछाड़ते हुए भारत को वो भरोसा दिया है जिसकी ज़रूरत आज के भू राजनीतिक माहौल में थी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। भारत ने सिर्फ 6 पनडुब्बियां खरीदने पर हामी नहीं भरी है, बल्कि भारत ने जर्मनी से कहा है कि हमें मछलियां नहीं, मछलियां पकड़ना सिखाओ। इसलिए इस पूरी परियोजना को मेक इन इंडिया के तहत अंजाम दिया जा रहा है। जर्मनी की TKMS और भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है कि पहली पनडुब्बी भले ही जर्मनी की मदद से बने, लेकिन छठी पनडुब्बी तक करीब 60% निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी स्तर पर होगा। इसका मतलब समझिए, जब छठी पनडुब्बी मुंबई के डॉकयार्ड से लॉन्च होगी तो उसके अंदर का हर एक हिस्सा, उसका हर एक सर्किट, उसका हर एक वाल्व भारतीय इंजनों के दिमाग और हाथों की देन होगा। जर्मनी ने तकनीक के उस बड़े हिस्से को भारत को ट्रांसफ़र करने पर हामी भरी है, जिसके बूते भारत अब भविष्य में इन पनडुब्बियों की मरम्मत, रख रखाव और अपग्रेड करने के लिए किसी विदेशी देश के दरवाजे पर खड़ा नहीं होगा। अगर कल को किसी पनडुब्बी के इंजन में कोई खराबी आती है तो हमें बर्लिन या मास्को से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी नौसेना खुद उस खराबी को सुधार कर उसे वापस पानी के अंदर भेजने की ताकत रखने वाली होगी। दोस्तों, ये पनडुब्बियां सिर्फ पानी में तैरने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि करीब 3000 टन वजनी ये स्टील के शिकारी गहराई तक गोता लगाने की बेमिसाल क्षमता भी रखते हैं। इनके पेट में भारी भरकम टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों का ऐसा भंडार होगा जो दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर पनडुब्बी को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। जब भारतीय नौसेना की ये 6 स्टील पनडुब्बियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात होगी तो चीन की उन पनडुब्बियों का क्या होगा जो आज भारत के तटों पर घूमती हैं। उनके सोनार ऑपरेटर्स को हर रात डर के साये में सोना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके ठीक नीचे अंधेरे में भारत का 3000 टन का शिकारी कब से उनका पीछा कर रहा है। दोस्तों, भारत और जर्मनी की इस महा डील को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट में लेकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।